अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन, इसका टॉपिक जो है प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको स्टडी करना है। प्रोजेक्टाइल, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है। प्रोजेक्टाइल उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो किसी एंगल के ऊपर ट्रैवल करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मार्कर है, इसको मैं इस तरीके से थ्रो करता हूँ तो अब ये किसी एंगल के ऊपर फॉल कर रहा है। चाहे मैं ग्राउंड से उसको लॉन्च करूँ, चाहे मैं किसी हाइट से लॉन्च करूँ, तो जब कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया जाता है तो वो किसी कर्व पाथ पे जब मूव करता है तो उस ऑब्जेक्ट को आप कहते हैं प्रोजेक्टाइल। तो डेफिनेशन को लिखते हैं। द ऑब्जेक्ट that move on curve path under the action of gravity is called प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो किसी पर प्रोजेक्टाइल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो किसी कर्व पाथ पे फॉल करता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, इससे आप प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल a football is kicked by player। एक प्लेयर ने फुटबॉल को किक किया है तो ये इसकी एग्जांपल है कि वो एक कर्व पाथ के ऊपर क्या करेगा, मूव करेगा। अब ये प्रोजेक्टाइल हो गया, इसकी अब मोशन को स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। डेफिनेशन लिखते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, अब डेफिनेशन के अंदर यहां पे आप लिख देंगे मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल that move on curve path under the action of gravity is called projectile motion। इसमें जो इसका एंगल हो सकता है मैक्सिमम और मिनिमम, ये 0 डिग्री और 90 डिग्री के दरमियान में हो सकता है। इस एंगल को ओब्लिक एंगल भी कहते हैं, यानी 0 से 90 के दरमियान में कोई भी आप एंगल लेते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल पे लॉन्च करें 0 और 90 के दरमियान में हो, इस एंगल को आप ओब्लिक एंगल कहते हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास ये इसकी कंडीशन हो सकती है कि 0 और 90 के दरमियान में ऑब्जेक्ट को हम लॉन्च करेंगे। फिर इसके अंदर ये चीज याद रखनी है कि इसकी मोशन जो है वो 2 डायमेंशनल होती है। इट्स मोशन इज 2D, ये 2 डायमेंशनल मोशन रखता है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। हम कंसीडर करते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसको किसी सर्टेन हाइट से थ्रो किया गया, ऐसे हाइट से थ्रो किया गया। जब आप उसको इनिशियली थ्रो करते हैं ऑब्जेक्ट ऐसे स्ट्रेट जाता है तो उसकी ये जो मोशन है उसका जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल, उसको vx से शो करते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट उसको आप vy से शो करते हैं। यहाँ पे ये vy कंपोनेंट है। अब ये
डाउनवर्ड भी मूव कर रहा है और साथ साथ ही फॉरवर्ड भी मूव कर रहा है। फॉरवर्ड वेलोसिटी के कंपोनेंट को आप vx कहते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट को आप vy कहते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी है और जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है क्योंकि हम उसको थ्रो फॉरवर्ड डायरेक्शन में किया है तो फॉरवर्ड जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो डाउनवर्ड आ रहा है क्योंकि ग्रेविटी ओवरकम कर रही है। यहाँ एक कंडीशन आपने याद रखनी है कि जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये आइडियल केस की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता क्योंकि आइडियल केस के अंदर हमने ये चीज याद रखनी है कि हमारे पास जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इसलिए कांस्टेंट होता है कि आप एयर की फ्रिक्शन को लेते ही नहीं है। एयर की फ्रिक्शन जब नहीं होगी तो सामने से उसको कोई फ्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसकी स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, वर्टिकल कंपोनेंट पे इफेक्ट क्यों हो रहा है क्योंकि ग्रेविटी उसको मुसलसल नीचे की तरफ खींच रही है इसलिए वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फॉल कर रहा है। तो यहाँ पर इस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मेरे साथ साथ आप नोट करें। कंसीडर an object is thrown at certain height with horizontal velocity vx that is constant, जो कि कांस्टेंट होगी ड्यू टू इग्नोर एयर फ्रिक्शन। आप एयर फ्रिक्शन को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं तो हमारे पास जो उसके वेलोसिटी का कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। हम कहते हैं अगर vx की स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकंड थी तो उसी वेलोसिटी के साथ वो हॉरिजॉन्टली मूव करने की कोशिश करता रहता है, वो चेंज नहीं होती। तो फिर ये नीचे की तरफ क्यों आ रहा है, नीचे ग्रेविटी इसको खींच रही है इसलिए वो नीचे की तरफ आ रहा है। एंड फॉल डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी, और ग्रेविटी में से वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रहा है। अब हमने यहाँ पर कुछ चीजें कैलकुलेट करनी है जो आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। एक हमने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि प्रोजेक्टाइल ने कितना कवर किया। दूसरा हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तीसरा हमने वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। चौथा हमने वर्टिकल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। फिर हमने वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना है। फिर ये जिस एंगल पे लॉन्च हुआ था उस एंगल को, थीटा को या फाई को आप कैसे निकालते हैं उसको आपने कैलकुलेट करना है। ये सारे स्टेप्स हमने इसके अंदर कैलकुलेट करने हैं। हम सबसे पहले इसके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास फॉर्मूला है S is equal to VIT plus 1/2 AT का स्क्वायर। यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये प्रोजेक्टाइल कवर करता है उसको आप x से शो करेंगे, s को रिप्लेस करेंगे आप x से। जो इसकी वेलोसिटी है vi उसको रिप्लेस करेंगे आप vix से। जो एक्सेलरेशन है a उसको आप लिखेंगे ax और इसकी वैल्यू इज इक्वल टू आप 0 कर देंगे। a 0 क्यों हुआ, क्योंकि आपने ये चीज पढ़ी हुई है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है इसको आप लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। अब जब ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया है तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है और जब ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे जाकर स्ट्राइक करेगा तो जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो आपके पास चेंज नहीं हो रही। यहाँ अगर 5 मीटर पर सेकंड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था तो यहाँ भी उसी वेलोसिटी के साथ फ्लो कर रहा है तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आया।
अगर इनिशियल 5 ले लें, फाइनल 5 ले लें, 5 - 5 आंसर क्या हो गया 0, तो a का आंसर आपके पास 0 आ जाता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी का चेंज नहीं होता। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, ये वेलोसिटी हमारे पास इक्वल आती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं होता। तो a x की वैल्यू जो है हमारे पास 0 होगी। अब ये सारी वैल्यू हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को निकालते हैं। x vi के साथ आपने लगाना है vix मल्टीप्लाई बाय t, और ये आपके पास 0 हो गया। इस तरीके से आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया। अब हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बाद वर्टिकल डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं उसका आंसर क्या आता है। वर्टिकल डिस्टेंस के लिए आप अगेन ही फॉर्मूला यूज करेंगे, s = vit + 1/2 at का स्क्वायर। अब यहाँ वर्टिकल डिस्टेंस को आप y से शो करते हैं, s की जगह पर y पुट कर देंगे, vi को रिप्लेस करेंगे vi y से, एक्सेलरेशन को आप रिप्लेस करेंगे g से। अब g की वैल्यू आप प्लस में भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप उस प्रोजेक्टाइल को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, तो g की वैल्यू को माइनस में लेंगे। अगर वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो g की वैल्यू को प्लस में लेंगे। आप पे डिपेंड करता है कौन सी आप सिचुएशन को ले रहे हैं। अब यहाँ पर मैं कंडीशन ले रहा हूँ कि वो अप से डाउनवर्ड फॉल कर रहा है, तो यहाँ पर g की वैल्यू प्लस है, यहाँ पर पुट करते हैं, हमारे पास s की जगह पर y आ गया, vi की जगह पर vi y आ गया, साथ टाइम प्लस 1/2 a की जगह पर आप g से रिप्लेस कर दिया, साथ आपके पास t का स्क्वायर हो गया। इस तरीके से आप वर्टिकल जो डिस्टेंस है उसको भी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब बच्चों हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे और हम वर्टिकल वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। देखिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, अब यहां पे हम कंसीडर करते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट को जब ग्राउंड से लॉन्च किया गया वो किसी एंगल पे, तो वो प्रोजेक्टाइल ऐसे ऊपर की तरफ भी जा रहा है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और साथ साथ वो आगे की जाने में फॉरवर्ड की कोशिश करेगा, ये वी एक्स है, ये वाला वी वाई है। ऐसे यहाँ पर वो ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है, साथ साथ वो फॉरवर्ड भी जा रहा है। अब ये जो सिचुएशन है ये आपकी v वेलोसिटी है, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। इस चीज को मैं यहां नीचे ड्रा करने लगा हूं, देखिएगा बच्चों, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, ये वर्टिकल कंपोनेंट है किसका, वेलोसिटी का है। वो वेलोसिटी किधर है, यहां पे है, ये वाली, ठीक है जी। तो इसको आप v से शो करते हैं। हमने ये v कैलकुलेट करनी है, इस v का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। क्योंकि ये मैं इनिशियल ले रहा हूं तो इसको vi से शो कर सकता हूं, तो हम यहां पर इसको vi से रिप्लेस करते हैं। ये साथ छोटा सा आप i लगा देंगे, यहां भी आप vix लगा देंगे, यहां पर आप vy लगा देंगे। इनिशियल का हूं सेम मैं फाइनल में भी कर सकता हूं, फाइनल में भी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये vi है, ये vix है। vix को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हैं, फ्रॉम फिगर, इस डायग्राम से आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे, cos थीटा यहां पे एंगल cos थीटा है। तो cos थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है। बेस की वैल्यू vi x है और हाइपोटेन्यूज
डायगोनल जिसको कहते हैं या बदर कहते हैं उसकी वैल्यू vi है। अब इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूं तो vi cos थीटा और इधर हमारे पास vix रह गया। तो ये मैंने यहां पर इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कैलकुलेट किया जो कि vi cos थीटा के इक्वल आ रही है। मैं इसको फाइनल का कैलकुलेट करना चाहूं तो वो कैसे कर सकता हूं, उसको भी हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए बच्चों हमारे पास फॉर्मूला जो है Vf is equal to Vi प्लस a की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी हुई है। मैंने मोशन जैसे इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कैलकुलेट किया है, मैं ऐसे ही फाइनल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। मैं यहां से x लगा रहा हूं, इधर भी x लगा रहा हूं। आप बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ax इसका आंसर 0 होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं होता क्योंकि आपने समझ लिया है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होता। वो क्यों नहीं चेंज होता? क्योंकि एयर की फ्रिक्शन 0 होती है। तो यहाँ पर ax की वैल्यू 0 आप उसके अंदर पुट कर दें vfx vix। तो यहाँ पे आप देख चुके हैं कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल है वो इक्वल आ गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि vfx का आंसर भी क्या होगा vi cos ऑफ थीटा, जो कि आप ऑलरेडी निकाल चुकी हैं। vix का आंसर vi cos थीटा था, वो क्योंकि इसके इक्वल आ गया है vfx के, तो vfx इज इक्वल टू इसकी वैल्यू पुट कर दी। इस तरीके से मेरे पास जो फाइनल वेलोसिटी थी vfx वो भी कैलकुलेट होके सामने आ गई है। अब यहाँ पर ये मैंने जैसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल कैलकुलेट की है, ऐसे ही मैं वर्टिकल वेलोसिटी को कैलकुलेट करता हूं। देखते हैं उसका आंसर क्या आता है। अब आप इसका आराम से देख सकते हैं, हमने VIY निकालना है फ्रॉम फिगर sin थीटा। sin थीटा हमारे पास होता है, अब ये VIY है तो ये वाला भी VIY है क्योंकि इसकी और इसकी लेंथ सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है। आप यहाँ पे लिखेंगे परपेंडिकुलर VIY और हाइपोटेन्यूज जिसको आप VI कह रहे हैं। तो ये यहाँ पर इधर आके मल्टीप्लाई हुआ VI sin थीटा इज इक्वल टू VIY। ये आपके पास इनिशियली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ गया है। अब हम फाइनल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर फॉर्मूला को यूज करेंगे, उसी फॉर्मूला को जो आपने फर्स्ट इक्वेशन की शक्ल में यहाँ पर यूज किया था Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। अब यहाँ पर आपने इसके साथ y यूज करना है क्योंकि आपने यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट करना है। तो Vfy इज इक्वल टू VIY की वैल्यू आप निकाल चुके हैं Vi sin थीटा प्लस अब AY ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब आप पे डिपेंड करता है, अगर प्रोजेक्टाइल नीचे से ऊपर जा रहा है तो माइनस c लेंगे। मैंने अपने केस के अंदर ऑब्जेक्ट को इनिशियली मैंने क्या किया, लॉन्च किया है तो अपवर्ड जा रहा है तो ग्रेविटी की वैल्यू है वो आप माइनस c लेंगे, साथ ही आ गया तो Vi sin थीटा माइनस AT। ये हमारे पास वेलोसिटी का कंपोनेंट आ गया है जो कि फाइनल वेलोसिटी है और वर्टिकल कंपोनेंट है। अब मैंने ये वेलोसिटी निकाली है, इसकी मैग्नीट्यूड को निकालना चाहता हूं, वो निकालते हैं। वो किस तरीके से आती है आप देखिएगा। आप एंगल क्या लें, सॉरी एंगल हम बाद में निकालेंगे, पहले हम
वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड वो निकालते हैं। हमारे पास v वेलोसिटी थी, इसका आपने x कंपोनेंट लिया, फिर आपने y कंपोनेंट लिया। अब इसको मैं अप्लाई करने लगा हूँ फाइनल के ऊपर, क्योंकि बुक में फाइनल पे किया हुआ है, हम भी फाइनल वाला ही करते हैं। vfx और vfy इसकी डायरेक्शन i वाली है, इसकी j वाली है, इसलिए आप वेक्टर लगा दें। अब मैं यहाँ इसकी मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड जब लेते हैं तो इसी के साथ मार डालते हैं। अब i के साथ कंपोनेंट है vfx का स्क्वायर प्लस vfy का स्क्वायर, इसको आप सिंपल v भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास vfx का आंसर और vfy का आंसर वो निकालेंगे। vfx का आंसर आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, जो कि vi cos ऑफ थीटा के इक्वल है, इसको पुट करके स्क्वायर ले लें, और vfy का ये आंसर आप यहाँ पर पुट करेंगे, जो कि vi sin थीटा है माइनस gt होल का स्क्वायर। इस तरीके से आप इसकी मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि किस वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है। अब हम देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल जब लॉन्च हुआ था तो उसका हॉरिजॉन्टली अर्थ के साथ या जिस भी जगह से लॉन्च किया गया है तो वहां पे उसका एंगल क्या बन रहा है, उसको आप निकालने के लिए tan ऑफ थीटा को यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप डायरेक्शन का वर्ड यूज कर सकते हैं या आप एंगल का वर्ड यूज कर सकते हैं। उसमें आप tan थीटा यूज करते हैं, आप एंगल को थीटा से शो कर रहे हैं तो थीटा यूज कर लें, फाई से शो कर रहे हैं तो फाई शो कर लें। अब tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर में आपने कंपोनेंट कौन सा लिया है, vfy, और बेस के अंदर vfx। तो ये आपने कंपोनेंट लिया है, यहाँ से tan को लेके जाए तो आपका वो tan इनवर्स बन गया। इस तरीके से आप इसके एंगल को कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ पर ये चीज याद रखनी है, जैसे मैंने tan ऑफ थीटा को फाइनल पे अप्लाई किया है, यानी वर्टिकल की परपेंडिकुलर पे y आता है और हॉरिजॉन्टल जिसको बेस कह रहे हैं उस पे x आता है। ये चीज याद रखनी है। viy ओवर vix भी किया जा सकता है, vfy ओवर vfx भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज को पुट करके फर्दर इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। इस तरीके से आप एंगल्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जी तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।